नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी पद्यखंड से तीसरी कविता के बहाने कविता हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। बहुत ही रोचक शीर्षक है जो कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई कविता है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। हमने कल जो पहली कविता पढ़ी थी वो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित थी, और ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण के इस काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। ये समझना है हमें कि मूल रूप से इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता में कहा गया है कि कोई भी कवि हो, वो जो कहना चाहता है, उसको जो कहने का विषय है या कविता के वर्णन का जो विषय है उसे कहा गया है कथ्य। लेकिन उस कथ्य को यानी वर्णन करने के विषय को भाषा के माध्यम से जब कवि उकेरता है तो भाषा और विचारों में समन्वय होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम असहज हो जाते हैं, या कोई भी कवि जो होता है वो कविता को लिखते समय असहज हो जाता है और उस कविता को कुछ ज़्यादा ही क्लिष्ट बना देता है। कविताएं लिखी गई है समाज के कल्याण के लिए। कविताएं ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझकर उसका भाव ग्रहण कर सके। लेकिन जो कवि पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, अपनी विद्वता को दिखाते हैं, ऐसे कवि भाषा को इतना क्लिष्ट बना देते हैं कि वो कविता समझ के परे हो जाती है। तो एक तरीके से ये उन लोगों के लिए, उन कवियों के लिए संदेश दिया गया है कि बात तो सीधी थी पर, ये पर जो शब्द है ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। जैसे हम सुनते हैं कि बात सीधी थी पर क्या हुआ कि बात टेढ़ी हो गई, बात जटिल हो गई, कठिन हो गई। कविता जो आसान थी उसको जानबूझकर कठिन बना दिया गया है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं। देखिए, कुछ शब्द कविता में हर बात के लिए, हर भाव के लिए कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि उन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाए तो बात को वो पूर्णतया सटीक रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि कवि को पता है कि सटीक शब्दों का प्रयोग क्या होता है तो बात को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। हर बात के लिए कुछ शब्द खास निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। आपने देखा होगा कि जो पेंच हम कसते हैं किसी खांचे में, जो बोल्ट कसते हैं हम, तो पेंच जो किसी खांचे में कसते हैं तो उसके लिए निश्चित चूड़ियाँ होती है, निश्चित कसावट होती है। यदि निश्चित उस पेंच को यदि उसके अनुकूल खांचे में कसा जाएगा तो कसावट आएगी, और उसके अनुकूल खांचे में नहीं कसा जाएगा तो कसावट नहीं आएगी। इसी प्रकार से बात को यदि सटीक और सहज शब्दों में स्वाभाविक शैली में कहा जाएगा तो बात प्रभावी होगी, और यदि उसे जानबूझकर उलझाने का प्रयास किया जाए तो बात समझ में आती समझ के परे हो जाती है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। हमने पढ़ा है कि पवन, बयार और समीर ये हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन पवन का अर्थ होता है तेज चलने वाली हवा, बयार का अर्थ होता है शीतल और मंद हवा, और समीर का अर्थ होता है शीतल और मंद हवा, और बयार का अर्थ होता है शीतल मंद सुगंधित हवा। अब अगर हम हर जगह हम हवा या बयार का प्रयोग कर देंगे तो बात अपना प्रभाव खो देगी। तो जो जिस अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए यदि उसे उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो हमारी कविता निश्चित रूप से एक विशेष बनेगी, खास बनेगी, और सहज स्वाभाविक बनेगी, और लोगों के समझ के दायरे में होगी। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जो हम कहना चाहते हैं यदि वो सही शब्दों से जोड़कर यदि कह देते हैं तो वो अभिव्यक्ति सक्षम अभिव्यक्ति मानी जाती है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो इसलिए कवि के पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो जो कहना चाहता है उसके लिए उसके पास सटीक शब्द होने चाहिए, निश्चित शब्दावली होनी चाहिए। तब भाषा में एक ताकत रहेगी, कसावट रहेगी, बात अलग नहीं जाएगी, भाषा अलग नहीं जाएगी, दोनों में समन्वय रहेगा। और यदि ये योग्यता नहीं है तो बात जो है भाषा से अलग भागती हुई दिखाई देती है। जैसे एक शरारती बच्चा किसी के बस में नहीं आता, हम उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से यदि हम असहज शैली में अपनी बात कहते हैं तो कविता का मूल भाव
खो जाता है और वो बात जो है मूल भाव ही यहाँ पर बात है, और वो बात जो है शरारती बच्चे की तरह खेलती रहती है, लेकिन वो हमारे बस में नहीं आती। इस कविता को समझने के लिए आपको 2-3 बातें समझनी होगी। पहली बात तो ये कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास में बनती हुई बात बिगड़ जाती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई एक मूर्तिकार है, उसने मूर्ति को गढ़ रहा है, गढ़ते गढ़ते उसने पूरी मूर्ति तैयार कर दी, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति है, इस मूर्ति के कान में छेद भी कर दूं। अब कान में छेद करेगा तो बताइए, अब छेद करने का वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास में जैसे हथौड़े की चोट मारी तो वो पत्थर से कान ही टूट गया। अब बताइए आप, तो क्या हुआ क्या बताइए, बात बनती हुई बिगड़ गई। कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि आज मान लीजिए घर में मेहमान आए हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छी सब्ज़ी बनानी है, तो हम सब्ज़ी बनाने का प्रयास करते हैं और कभी कभार वो ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास में बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी बोल्ट को आप ज़्यादा ही कस रहे हो, ज़्यादा कसते कसते उसकी चूड़ियाँ ढीली हो जाती है, स्लिप हो जाती है, तो वो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। तो आप समझिए कि ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास में बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, वो अपनी सहजता खो देता है। तो जो कवि अपनी बात को कुछ ज़्यादा अच्छा बनाने के प्रयास में प्रशंसा पाने के लिए अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरा नाम होगा, लोग मेरी वाह करेंगे, तो यदि वो इस सोच के साथ कविता लिख रहा है तो उस कविता में वो कुछ ज़्यादा क्लिष्टता भर देगा। क्लिष्टता मतलब कठिनाई, वो जटिल बना देगा जो लोगों की समझ के परे हो जाएगी। तो उस कविता का उद्देश्य लिखना ही जो है बेकार है। कविता का उद्देश्य होता है कि वो अपनी विचारों से, कवि के विचारों से लोगों को अवगत कराए और लोगों में परिवर्तन करे, उनका मार्गदर्शन करे। ये कविता का उद्देश्य होता है। कविता लोक कल्याण के लिए लिखी जाती है, और यदि हम उसमें इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करें, भाषा शैली को इतना क्लिष्ट बना दें, तो फिर कविता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इस कविता में ये कहा गया है कि बात तो सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई मतलब भाषा को सुंदर बनाने के प्रयास में, शब्दों, उत्कृष्ट शब्दों के प्रयोग करने के प्रयास में वो जो बात की सहजता थी, वो जो उसका भाव था, वो मूल भाव ही अलग हो गया और भाषा अलग हो गई। अर्थात भाषा और भावों का जो तालमेल है वो खत्म हो गया। तो कविता वही सार्थक मानी जाती है जिसमें भाषा और भावों का तालमेल हो। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी पेंच की कसावट होती है, पेंच की निश्चित खांचे में उसको कसा जाता है तो उसमें ताकत आती है, तो बात में भी ताकत जब आती है जब भाव उस भाषा रूपी खांचे में अच्छी तरह कसा हुआ हो। तो ये आपको समझना है। तो हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस कविता को। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कवि कहता है कि कोई भी कवि जब कविता रचना करता है तो सीधी और सरल थी, बात तो बहुत ही सीधी और सरल थी। वह स्वयं को इस समस्या का एक शिकार मानता है और कहता है कि मैं कविता लिखने बैठा, बात तो बहुत सीधी थी पर एक बार क्या हुआ, भाषा के चक्कर में। ये भाषा का चक्कर क्या है, भाषा को कुछ ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का प्रयास, भाषा को क्लिष्ट बनाने का प्रयास, भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयास। तो बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, थोड़ी सी वो बात टेढ़ी हो गई अर्थात जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में, अब जैसे देखिए उसे पाने की कोशिश में यानी उस बात को पुनः उसी रूप में पाने की कोशिश में, बात को, जिस मूल भाव को, जिस विचार को लेकर मैं कविता लिखने बैठा था, उसी भाव को पुनः पाने के प्रयास में मैंने बात को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो मैंने तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बात में संशोधन किया, शब्दों को उल्टा पलटा, बात को सार्थक बनाने का, कथ्य मतलब कहने का विषय, वर्ण्य विषय, तो उस कथ्य को, वर्ण्य विषय को सहज बनाने का प्रयास किया। लेकिन और इस प्रयास इस सोच के साथ कि या तो बात बन जाए, या तो कविता लिखने में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, ताकि मैं पुनः एक नई शुरुआत के साथ कविता लिख सकूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये वो ठीक वैसे ही है जैसे कभी कभार जब पतंग उड़ाते समय हम पतंग के मांझे को सुलझाते हैं, लेकिन सुलझाने के दौरान कभी कभार वो मंजा जो है और अधिक उलझ जाता है,
कवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार इसको आप क्रमबद्ध सुने। कवि कहता है कि बात सीधी थी और सरल थी, परंतु वह उसे प्रभावपूर्ण भाषा में व्यक्त करना चाहता था। भाषा को आकर्षक बनाने पर ध्यान देने के कारण कथ्य की सरलता ही नष्ट हो गई, वह अत्यधिक जटिल हो गई। कवि ने बात को सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला, वाक्य रचना में हेरफेर किया। उसने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता यानी उसकी कठिनाई और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु उससे बात भाषा और अधिक उलझती हुई चली गई। तो ये उन कवियों को संदेश दिया है जो कवि सहज बात को भी बहुत दुरूह बना देते हैं केवल भाषा के प्रयास में। तो मूल रूप से कवि कहना चाहता है कि कोई भी कविता हो उसको स्वाभाविक ढंग से ही अभिव्यक्त करना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लिष्ट बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपकी कविता का मूल भाव ही नष्ट हो जाएगा और वह कविता लोगों की समझ के परे हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पद्यांश के शिल्प सौंदर्य की या कला सौंदर्य की, तो आपको सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इस कविता में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग से बात बनना, बात बिगड़ना, है ना, तो इस प्रकार से कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है। और घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, इनमें जो है नाद सौंदर्य है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ साथ जैसे एक ही अर्थ में जो शब्द बार बार आता है या दो बार आता है तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुक्त छंद में लिखी गई खड़ी बोली हिंदी भाषा की कविता है। और भाव सौंदर्य की बात करें इस पद्यांश में तो कवि ने बताया है कि सरल भाषा कविता का आवश्यक गुण है। कवि को कृत्रिम यानी बनावटी और दिखावटी और कठिन भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। कवि ने कथ्य और उसकी भाषा के पारस्परिक संबंध को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आप, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जब बनती हुई बात बिगड़ने लगती है, बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, अपना धैर्य खो देता है। वही कवि ने किया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यदि किसी पेंच की चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा खोल के फिर पुनः कसने का प्रयास करते हैं। तो मैंने पेंच को खोलने के बजाय, अर्थात बात को, उलझी हुई बात को सुलझाने के बजाय मैं उसे बेतरह यानी बेढंग से उसको कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर, मेरी इस कला पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी मेरे भाषा के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को देखकर लोग शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, और मैं उस वाह वाह के कारण इतना उत्तेजित हो गया कि मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं बात को सुलझा रहा हूँ या उलझा रहा हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ये एक मुहावरा आ गया, बात की चूड़ी मरना, अर्थात भाव का भाषा से जो है अलग हो जाना और भाषा का, भाव का, विचारों का तालमेल समाप्त हो जाना, यह है बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर गई। अब एक बार इसको क्रमबद्ध सुनिए आप कि कवि कहता है कि उसने सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की बहुत बड़ी भूल की। इससे कविता में निहित भाव अस्पष्ट हो गया। कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसके कि वह बात पर भाषा के कसाव को ढीला करता, उसे सरल बनाता, वह उसे और अधिक कसता जा रहा था। कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग उसकी प्रशंसा और वाहवाही कर रहे थे। इस शाबाशी से भ्रमित कवि भाषा के पेंच को और कसता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि कथन उसी प्रकार निष्प्रभावी हो गया जिस प्रकार पेंच को जबरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और यह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लगता है, अर्थात भाव में शिथिलता आ जाती है, भाव ढीलापन आ जाता है, भाव की कसावट समाप्त हो जाती है। यह है यहाँ पर इसका मूल भाव। यदि आप समझें तो कविता का मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल भाव यह है कि कथ्य को कोई भी कवि जब उसको बनावटीपन या प्रदर्शन के दृष्टिकोण से जब चमत्कारपूर्ण भाषा में लिखने का प्रयास करता है तो उससे क्या होता है कि भाषा और भावों का तालमेल समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, अगला है हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिर क्या हुआ, हार कर मैंने कील की तरह
उसी जगह ठोक दिया। जब व्यक्ति की बनती हुई बात बिगड़ने लगती है तो फिर वो क्या करता है कि जैसे तैसे काम को निपटा देता है। तो ये जैसे तैसे काम को, कोई भी काम जैसे तैसे अगर किया जाए, जैसे जैसे निपटाने का अगर भाव है तो फिर केवल काम की औपचारिकता बचती है। और कवि ने भी फिर औपचारिक तौर पर उस कविता को पूरा कर दिया। हार कर मैंने कील की तरह उसे वहीं ठोक दिया, अर्थात जबरदस्ती भावों को, विचारों को भाषा में फिट कर दिया, अर्थात उसमें समाहित कर दिया जबरदस्ती। अब जबरदस्ती किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता अनमने ढंग से किया गया काम। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया जो ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रही थी। अर्थात कवि ने जो है चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग बलपूर्वक करके सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाना तो निराश होकर उसने भावों को उसे क्लिष्ट भाषा में भर दिया। उसका कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेंच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया जाता है। इससे वो पेंच ऊपर से तो ठीक ठाक लगता है परंतु अंदर से उसकी पकड़ में मजबूती तथा कसाव नहीं रहता है। तो ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, अर्थात बात में वो प्रभाव नहीं था, वो सक्षमता नष्ट हो गई थी उसकी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, उपमा अलंकार है देखो, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। अर्थात जब ठीक इसी तरह क्लिष्ट भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभाव में सौंदर्य, आकर्षण तथा पाठक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह बात देखकर उसके मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उससे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा, क्या वह सरल भावों की व्यंजना यानी अभिव्यक्ति के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना नहीं सीख पाया। अर्थात उसके मन में ही उसके भावों ने उससे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, अर्थात क्या तुमने अपनी बात को, अपने विचारों को सहज, सरल और सुबोध भाषा में व्यक्त करना नहीं सीखा। तो कवि ने एक तरीके से उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो कवि सरल बात को, सहज बात को भी क्लिष्ट भाषा के चक्कर में उसे और अधिक कठिन बना देते हैं। इसलिए भाषा जो है भावानुकूल होनी चाहिए, पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए, चमत्कार यदि सहजता से आ जाए तो उसे स्थान देना चाहिए, जबरदस्ती चमत्कार पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे बात का चमत्कार समाप्त हो जाता है। स्वाभाविक भाव ही लोगों के मन को प्रभावित कर पाते हैं और लोगों के हृदय तक वो भाव पहुंचते हैं। इसलिए भाषा में स्वाभाविकता होनी चाहिए, भाषा में कोई क्लिष्टता या दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये सारा पद्यांश सब आपके सामने एक बात, एक शरारती बच्चे की तरह। अच्छा, इसका मतलब देखिए कि शरारती बच्चे की तरह, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से एक शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, नियंत्रित और अनुशासित नहीं होता, उसी प्रकार से वो बात भी भाषा में इस प्रकार से अनुशासनहीन हो गई कि वो पकड़ने में ही नहीं आ रही थी। देखिए, पसीना पोंछना, बात का बनना, बात का बिगड़ना, बात की चूड़ी मरना, कितने सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और कील की तरह ठोकना, शरारती बच्चे की तरह, इसमें उपमा अलंकार है। और इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, गद्य साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ प्रश्न आपको स्वयं अपने मन में बनाने हैं, उनके उत्तर भी लिखने हैं कि बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या आशय है, कवि मूल रूप से इस कविता में क्या कहना चाहता है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये है कि भाषा का सहज रूप में भाव के अनुरूप प्रयोग होना चाहिए, भाषा में दिखावटी आकर्षण से बचना चाहिए, भावानुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और एक प्रश्न ये है कि बात में न कसाव था न ताकत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कवि सरल मनोभावों को क्लिष्ट भाषा में प्रकट करने से उनका प्रभाव उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे पेंच को कील की तरह ठोक देने से कसाव तथा ताकत नहीं रहती। हार कर मैंने कील की तरह वहाँ ठोक दिया। कवि कैसे, क्यों हार गया, कवि मजबूर हो गया, कवि मजबूर हो गया कि उसकी बात उसके वश में ही नहीं आ रही थी, तो उसके मनोभावों को क्लिष्ट या बनावटी भाषा में उसने जबरदस्ती भर दिया। इस प्रकार से बात का पेंच कसने से क्या तात्पर्य है, बात का पेंच कसने से तात्पर्य यह है कि कवि ने भावों को सरल और अनुकूल भाषा में व्यक्त न करके कठिन भाषा में व्यक्त किया, कठिन भाषा में व्यक्त किया, यह है बात का पेंच कसना, ठीक है। और बात को शरारती बच्चे की उपमा क्यों दी गई है, कवि प्रयास करने पर भी भाव व्यक्त नहीं हो पा रहे थे, इससे कवि परेशान हो गया था। शरारती बच्चे को शरारत करने पर जैसे आनंद आता है और दूसरों को परेशान देखकर भी वह शरारत करना बंद नहीं करता, वैसे कवि की परेशानी
बढ़ने पर भी भाव प्रकट ही नहीं हो रहे थे। शरारती बच्चे से बात की उपमा देने का यही कारण है कि कवि के बात जो है वश में नहीं आ रही थी, भाव उसके पकड़ने में नहीं आ रहे थे, वो भाषा से अलग हटते जा रहे थे। इसलिए कवि परेशान हो गया और कवि ने हार कर उसको वहीं कील की तरह ठोक दिया। तो मैंने कोशिश की है लगभग हर शब्द को समझाने की, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। आप पहले इसको समझने का प्रयास करें। आज के लिए और इस कविता के लिए इतना ही। धन्यवाद।